नमस्कार। एसएससी जेई जियोग्राफी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाली सीरीज की हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें आप लोगों को मिलान करना है। फर्स्ट में दिया है परती भूमि और कृषि योग्य जो बंजर भूमि है आपको मिलाना है। तो जैसे कि दिया है वर्तमान प्रतिभूमि, अन्य प्रतिभूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि और विविध वृक्ष फसलें और बागानी, और इसका आप लोगों को मिलान करना है 1, 2 और 3, 4 में। जैसे कि फर्स्ट में दिया है कि ऐसी भूमि जिस पर पिछले 1 वर्ष में खेती नहीं की गई है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं वर्तमान प्रतिभूमि यानी करंट फॉलो लैंड। तो ध्यान रखना है ऐसी भूमि जिस पर पिछले 1 वर्ष से खेती नहीं की गई है उसे जो है वर्तमान प्रतिभूमि कहते हैं। यानी ए का हो जाएगा 1, ध्यान रखना है ए का 1 हो जाएगा। और सेकंड क्या कह रहा है कि ऐसी भूमि जो है 1 से 5 वर्षों तक प्रति छोड़ दी गई है तो उसे जो क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे अन्य प्रतिभूमि। तो ऑप्शन नंबर बी का यानी बी का 2 हो जाएगा, ए का 1 और बी का 2 हो जाएगा। सी में है कृषि योग्य बंजर भूमि, तो ऐसी भूमि जो कई वर्षों से खेती से बाहर है परंतु सुधार कर जो है खेती योग्य बनाई जा सकती है उसे जो है कृषि योग्य बंजर भूमि कहते हैं। तो सी का 3rd हो जाएगा। डी क्या कह रहा है कि विविध वृक्ष फसलों और बागान, तो ऐसी भूमि जहाँ पर जो है फलदार वृक्ष, नारियल, सुपारी या बागान लगाए जा सकते हैं या लगाए जाते हैं उन्हें जो है विविध वृक्ष फसलें और बागानी वाली भूमि कहते हैं। तो यानी ए का 1st हो जाएगा, बी का 2nd, सी का 3rd और डी का 4th। तो यानी 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी आप लोगों को क्या कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ये। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर तापन की प्रक्रिया को अभिवहन इन एडवेकेशन कहा जाता है। और सेकेंड कह रहा है कि वायु के क्षैतिज गति के माध्यम से उष्मा का स्थानांतरण संवहन यानी कन्वेक्शन कहलाता है। और थर्ड कह रहा है कि गर्मियों के दौरान जो है उत्तर भारत में लू हवाएं अभिवहन के कारण होती हैं। तो बिल्कुल जो गर्मियों के कारण जो उत्तर भारत में जो लू हवाएं चलती हैं यह एडवेकेशन के कारण ही होती हैं। यानी जो स्टेटमेंट 3rd है यह तो राइट है, लेकिन 1 और 2 सत्य नहीं है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, क्योंकि इसमें करेक्ट ही पूछा है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओनली 3rd राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में जो है कृषि में लगे कार्यबल का अनुपात सबसे अधिक है? राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में, पंजाब में। आपको बताना है कि विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ वर्क फोर्स इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर में, तो है उत्तर प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फसल और प्रमुख फसलें दिया गया है, तो ये है जैसे कि खरीफ फसल जो ध्यान रखना है कि जून से सितंबर महीने में होती है, यानी जून में बुआई होती है और सितंबर अक्टूबर तक इनकी कटाई हो जाती है। रबी जो है अक्टूबर से मार्च, और जो जायद है इसमें जायद लिखा है, जायद जो फसलें होती हैं ये अप्रैल से जून तक होती हैं। इनके जो प्रमुख फसलें हैं ये कौन कौन से होती है, जो कॉलम बी में दिया है। तो जो सब्जियां और फल चारा है ये जायद फसलों के अंतर्गत आ जाएगी। चावल हुआ, कपास हुआ, बाजरा हुआ, मक्का हुआ, ज्वार हुआ और अरहर, ये सभी की सभी कैसे फसलें हैं, तो ये हैं खरीफ की फसलें। आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो खरीफ की फसलें होती हैं चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार और अरहर, और जबकि जो रबी की फसलें हो जाएंगी ये गेहूँ, चना, तिल और सरसों और जौ है, ये जो है रबी की फसलें हो जाएंगी। तो खरीफ की फसलें कौन हो जाएंगी, ए का 2 हो जाएगा, बी का रबी जो है यानी बी का 3rd हो जाएगा, जायद जो हो जाएगा सी का 1 हो जाएगा, यानी ए का 2, बी का 3, सी का 1। तो देख लेते हैं किस में है, ए का 2, बी का 3rd, सी का 1, ऑप्शन नंबर सी में है। कौन सी जो नदी है पूर्वी तटीय मैदानों पर डेल्टा बनाती है, आपको बताना है विच रिवर फॉर्म डेल्टा ऑन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। नर्मदा बनाती है, ताप्ती बनाती है, माही बनाती है, गोदावरी बनाती है।
ते बनाती है गोदावरी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो जो गोदावरी नदी है यही जो है पूर्वी तट जो मैदान है यहाँ पर डेल्टा बनाती है। इनमें से कौन सी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत से उत्पन्न नहीं होती है? गोदावरी, गंगा, कृष्णा या कावेरी? तो ये है गंगा। जो गंगा रिवर है प्रायद्वीपीय जो भारत से यहाँ से उत्पन्न न होकर हिमालय रिवर है, जबकि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सभी की सभी जो प्रायद्वीपीय भारत नदियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा गंगा। तेजी से बढ़ती जनसंख्या का पिरामिड कैसा होता है? तो ये होता है ट्रायंगल। तो ध्यान रखना है, जो अगर पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है तो इसका जो पिरामिड होगा यहाँ त्रिभुजाकार होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रेक्टेंगुलर। भारत के उत्तर पूर्व में कौन सा पठार स्थित है? तो ध्यान रखना है कि पूछ रहा है कि भारत के उत्तर और पूर्व में यानी नॉर्थ ईस्ट में, तो ये है शिलांग हो जाएगा, क्योंकि मालवा, दक्कन, छोटापुर, नागपुर का पठार ये जो है भारत के उत्तर पूर्व में नहीं स्थित है, केवल शिलांग है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। पश्चिमी तटीय मैदानों की विशिष्ट विशेषता क्या है आपको बताना है। मैंग्रोव वन यानी मैंग्रोव जो फॉरेस्ट हैं, हैवी रेनफॉल, लार्ज डेल्टाज यानी बड़े डेल्टा, या लेगून और बैक वाटर। तो जो पश्चिमी तट होते हैं यहाँ पे लेगून और बैक वाटर पाए जाते हैं मैक्सिमम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, यानी इसकी जो विशेषता से जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। घाघरा नदी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तो फर्स्ट क्या कह रहा है, घाघरा नदी का जो उद्गम है हिमालय में मापचांचुंगो हिमनद से होता है। सेकेंड है कि यह जो है मैदानी भाग में प्रवेश करने से पहले सीसा पानी पर एक जो है गहरी घाटी बनाती है। थर्ड कह रहा है कि यह सरयू नदी को प्राप्त करने के बाद इलाहाबाद में जो है गंगा नदी में मिल जाती है। तो नहीं, जो थर्ड है यह राइट नहीं होगा। यह सरयू नदी के प्राप्त करने के बाद इलाहाबाद में इसका जो है संगम नहीं होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, केवल 1 और 2। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है भारतीय तिलोर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GIB के संरक्षण हेतु चल रही वर्तमान पहल को उसके भौगोलिक स्थान से सबसे सही रूप में जोड़ता है? तो फर्स्ट क्या कह रहा है कि यह जो है महाराष्ट्र में नेशनल एवियन रिसर्च सेंटर ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी GIB के लिए आवास सिमुलेशन किया है। बी कह रहा है कि कर्नाटक कल्याण अभ्यारण्य में अब सबसे बड़ी जंगली GIB जनसंख्या जो है पाई जाती है। या थर्ड है यानी सी, भारत में GIB का पहला जो सफल जो है कृत्रिम गर्भाधान राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है वहाँ पर स्थित नेशनल ब्रीडिंग सेंटर में हुआ था। और डी कह रहा है कि रेगिस्तानी जलवायु अनुकूलन के लिए गुजरात के कच्छ में GIB संरक्षण प्रजनन केंद्र जो है स्थापित किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जो भारत में है GIB यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो पहला सफल जो है कृत्रिम गर्भाधान यह राजस्थान का जैसलमेर में स्थित नेशनल ब्रीडिंग सेंटर में हुआ था। तो इंडियाज फर्स्ट सक्सेसफुल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ GIB टुक प्लेस एट द नेशनल ब्रीडिंग सेंटर इन जैसलमेर राजस्थान। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। फर्स्ट क्या कह रहा है कि जन्म दर जो होती है प्रति वर्ष प्रति 1000 लोगों पर पैदा होने वाले बच्चों की जनसंख्या यानी संख्या को मापता है। तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो जन्म दर होती है यह प्रति वर्ष प्रति 1000 पुरुषों पर पैदा होने वाले बच्चों की संख्या को मापती है। तो ये तो राइट हो जाएगा यानी फर्स्ट। सेकेंड कह रहा है कि पुल कारक यानी जो पुल फैक्टर होते हैं, पुल कारकों में अवसर शामिल हैं जो लोग को नए क्षेत्रों की ओर जो है आकर्षित करता है। यानी पुल फैक्टर इंक्लूड अपॉर्चुनिटी दैट अट्रैक्ट पीपल टू न्यू एरिया। और सी कह रहा है, थर्ड कह रहा है कि मृत्यु दर हमेशा जन्म दर से अधिक होती है। तो नहीं, क्या कह रहा है कि मृत्यु दर हमेशा जन्म दर से अधिक नहीं होती है, यानी थर्ड तो राइट नहीं होगा। पुश कारकों में नागरिक अशांति और नौकरियों की कमी शामिल हो सकती है। पुश फैक्टर में इंक्लूड सिविल अनरेस्ट एंड लैक ऑफ जॉब्स। तो ये भी सही नहीं होगा, यानी 4 भी सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर
इसका हो जाएगा। तो फर्स्ट तो सही है। और जो पुल कारक है ये जो है अवसर शामिल है जो लोगों को नए क्षेत्रों की आकर्षित करता है, तो ये भी राइट हो जाएगा। नहीं कि 1 और 2 करेक्ट हैं और जबकि 2 और 4 सॉरी 3 और 4 इनकरेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। वायुमंडल में वह कौन सी परत है जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, आपको बताना है। विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर या ट्रोपोस्फेयर। तो एक एब्जॉर्ब करती है स्ट्रेटोस्फेयर ही। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रेट निकोबार द्वीप है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जो है अनुसूचित जातियां पाई जाती हैं, आप लोग को बताना है। विच यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट यानी एससी की जनसंख्या को बताना है किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक पाई जाती है, तो पाई जाती है दिल्ली में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अलकनंदा जो नदी है आपको बताना है कि कहाँ से निकलती है, संतोपथ ग्लेशियर से, जेमू ग्लेशियर से, मिलान ग्लेशियर से, गंगोत्री से। तो निकलती है संतोपथ जो ग्लेशियर है वहीं से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पृथ्वी पर जो है सूर्यताप के परिवर्तन को प्रभावित करने वाला प्राथमिक कारक इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। ये क्या कह रहा है, किसी क्षेत्र में जल निकायों की उपस्थिति यानी प्रेजेंस ऑफ वाटर बॉडीज इन ए रीजन। बी कह रहा है कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमता है, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन ईस्ट एक्सिस। सी है वायुमंडल की पारदर्शिता, टेम्परेचर, ट्रांसपायरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर या सूर्य की किरणों का झुकाव कोण, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सनरेज। तो पृथ्वी पर जो है सूर्य ताप के परिवर्तन को प्रभावित करने वाला जो प्राथमिक कारक नहीं है ये है कि प्रेजेंस ऑफ वाटर बॉडीज इन रीजन। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किसी क्षेत्र में जल निकायों की उपस्थिति क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जबकि बी सी डी ए प्रभावित करते हैं यानी पृथ्वी का अपनी जो है धुरी का घूमना, वायुमंडल की पारदर्शिता तथा सूर्य की किरणों का झुकाव, ये सभी के सभी जो है पृथ्वी पर सूर्यताप के परिवर्तन को प्रभावित करने वाला प्राथमिक कारक है। नेक्स्ट है पश्चिमी तटीय मैदानी पूर्वी तटीय मैदानों की तुलना में संकरे हैं, इसका कारण क्या है। ये कह रहा है कि उनमें जो है कम वर्षा मिलती है, इस कारण से ये वे कम आबादी वाले हैं, इस कारण से वे गठन में पुराने हैं। दे आर ओल्डर इन फॉर्मेशन, या डी है वे पश्चिमी घाटों से जो है घिरे हुए हैं, इस कारण से दे आर बाउंडेड इन वेस्टर्न घाट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कि जो है पश्चिमी तटीय जो मैदान है यह पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में जो है सकरे हैं, इसका रीजन ही है कि वे पश्चिमी जो घाटे हैं इससे घिरे हुए हैं। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा जो है लिग्नाइट उत्पादक राज्य आपको बताना है कि कौन सा है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या तमिलनाडु। तो है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उच्च जनसंख्या घनत्व का सबसे अच्छा कारण कौन सा है, आपको बताना है। विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन दी रीजन ऑफ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी इन सम एरिया। ये कह रहा है कि उपजाऊ भूमि, अनुकूलन जो जलवायु है, संसाधन और अवसर, फर्टाइल जो लैंड है, फेवरेबल क्लाइमेट, रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी, या बी खराब आधारभूत संरचनाएं व सीमित जो सेवाएं हैं, सीमित संसाधनों से प्रतिस्पर्धा, या शुष्क व पहाड़ी इलाकों में निवास। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। तो किसी भी रीजन का जो उच्च जनसंख्या घनत्व है उसमें जो है फर्टाइल जो लैंड है यानी उपजाऊ भूमि, अनुकूलन जलवायु, संसाधन और अवसर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि कोई व्यक्ति जो है उत्तरी ध्रुव से जो है पृथ्वी को देखे तो पृथ्वी जो है किस तरह की घूमती है, यानी पृथ्वी की जो घूमती है तो किस प्रकार होगा। एंटी क्लॉकवाइज होगा, नो रोटेशन होगा, रैंडम होगा या क्लॉकवाइज होगा। तो होगा एंटी क्लॉकवाइज। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यानी वामवर्त। कौन सा जो है भारतीय पठार ज्वालामुखी जो है गतिविधि से बना हुआ है, आपको बताना है। मालवा बना है, शिलांग का जो पठार है, छोटा नागपुर का पठार है या दक्कन का पठार। ते बना है दक्कन का जो प्लेट्यू है यहीं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चंबल नदी और बीहड़ स्थलाकृत जो है इनसे संबंधित कथन दिया है, आपको बताना है। तो कथन ए है चंबल जो नदी है अपनी बीहड़ स्थलाकृति के लिए जानी जाती है। तो बिल्कुल जो चंबल रिवर है यह जो है अपनी बीहड़ स्थलाकृति के लिए फेमस है। तो यानी
जो स्टेटमेंट है ये तो राइट हो जाएगा। रीजन क्या कह रहा है कि यमुना में मिलने से पहले चंबल जो है गहरी खाई और कटाव वाले इलाके से गुजरती है, तो बिल्कुल ये भी राइट है। यानी असर्शन और रीजन दोनों सत्य हैं और एक्सप्लेनेशन भी सत्य कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करना है आप लोगों को। फर्स्ट है कि उच्च नमी धारण क्षमता शुष्क और गर्म मौसम में अक्सर जो है गहरी दरारें पड़ जाती हैं। कह रहा है कि अगर उच्च नमी धारण क्षमता शुष्क और गर्म मौसम में अक्सर गहरी दरारें पड़ जाती हैं, तो किसके बारे में विशेषता बता रहा है? उपरोक्त में से कौन सी विशेषता काली मिट्टी से जुड़ी हुई है? आप लोगों को बताना है कि जो ब्लैक सॉइल है इसका, तो बिल्कुल जो ए है ये फर्स्ट है राइट हो जाएगा। यानी जो काली मिट्टी है यहाँ पे उच्च नमी धारण की क्षमता होती है, तो बिल्कुल होती है। शुष्क और गर्म मौसम में अक्सर जो है गहरी दरारें इसमें पड़ जाती हैं, तो यानी फर्स्ट तो राइट हो जाएगा। सेकंड क्या कह रहा है? उच्च उर्वरता और ठंडी जलवायु के कारण चाय और सेब की खेती के लिए आदर्श होती है, तो नहीं। जो ब्लैक सॉइल है चाय और खेती के लिए, चाय और सेब के लिए आदर्श से नहीं होती हैं, ये होती है कपास के लिए, तो सेकंड तो राइट नहीं होगा। इसमें जो है चूना, लोहा, मैग्नीशियम और एल्यूमिना बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन फास्फोरस की कमी होती है, तो बिल्कुल थर्ड राइट हो जाएगा। यानी एक और तीन किस में है? तो बी में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है क्षोभमंडल में जो तापमान है हर 165 डिग्री पे एक सेंटीग्रेड जो है घटता है, तो नहीं, 165 डिग्री पर नहीं घटता है। ध्यान रखना है आप लोगों को। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने मीटर डिग्री पर घटता है। मेसोस्फीयर में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है और 80 किमी पर -100 डिग्री तक पहुंच जाता है, तो बिल्कुल यानी जो मेसोस्फीयर है अगर आप लोग ऊंचाई बढ़ाते हैं तापमान घटता है, और 80 किलोमीटर पर अगर लगभग -100 डिग्री तक तापमान जो है नीचे चला जाता है, तो ऑप्शन नंबर केवल 2 सही है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है खासी और जयंतिया जो पहाड़ी है यहीं पर होती हैं। यह आपको बताना है कि किस राज्य में स्थित है। मेघालय में, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या असम में? तो ये स्थित है मेघालय में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तेलंगाना राज्य का जो प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है आपको बताना है को कौन सा है? सिंगरैनी कोयला क्षेत्र है, रानीगंज है, तालचोर है, झरिया है? तो यह सिंगरैनी ही करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1901 और 2011 तक जो ग्रामीण शहरी जनसंख्या प्रवृत्ति संबंध सही कथन है वो कौन सा है आपको बताना है। फर्स्ट कह रहा है कि जो ग्रामीण जनसंख्या है यह निरपेक्ष जनसंख्या इसकी जो है लगातार बढ़ रही है, यानी एब्सोल्यूट रूरल पॉपुलेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज, तो बिल्कुल जो ग्रामीण जनसंख्या है इसका जो एब्सोल्यूट रूरल पॉपुलेशन है इंक्रीज ही हो रहा है, तो फर्स्ट तो राइट हो जाएगा। सेकंड कह रहा है कि कुल जो जनसंख्या में ग्रामीण जो हिस्सेदारी लगातार घटी है, 1901-2011 तक ग्रामीण शहरी जनसंख्या प्रवृत्ति संबंधित सही कथन है, तो फर्स्ट तो राइट हो जाएगा। सेकंड क्या कह रहा है कि रूरल शेयर ऑफ टोटल पॉपुलेशन कंटिन्यूसली डिक्लाइन, तो बिल्कुल कुल जनसंख्या में जो ग्रामीण हिस्सेदारी है लगातार घटी रही है। जो पहले ज़्यादा ग्रामीण रह रहे थे अब शहर की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो बी भी राइट यानी सेकंड भी सही हो जाएगा। शहर की जनसंख्या जो है पहली बार 1981 में जो है 100 बिलियन से अधिक हुई है, तो थर्ड भी राइट हो जाएगा। यानी जो है शहरी जनसंख्या पहली बार 1981 में 100 बिलियन से अधिक हुई थी, तो ऑप्शन नंबर पर माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 कुल जनसंख्या में ग्रामीण हिस्सेदारी लगातार घटी रही, नहीं घट तो नहीं रही। देखिए ये कहना चाह रहा है कि जो है 1901 से 2011 तक ग्रामीण शहरी जनसंख्या प्रवृत्ति संबंध सही कथन कौन सा है? तो फर्स्ट तो राइट है और थर्ड भी राइट है, लेकिन जो कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या घट नहीं रही है बढ़ी ही है, यानी सेकंड राइट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आप लोगों को ध्यान रखना है ये जो है हिस्सेदारी जो है घटी नहीं हुई है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, बढ़ी है, तो 1 और 3 राइट होगा, क्योंकि इसमें क्या पूछ रहा है? सही कथन पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 1 और 3। 2011 की जो जनगणना हुई है इसी के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है सबसे अधिक है? तो आई थिंक सभी को पता होगा, इसमें दिल्ली ही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
उत्तरी भारत के कुछ विकसित राज्यों में कम बाल लिंगानुपात के कारक कौन से हैं? विच फैक्टर कंट्रीब्यूट टू लो चाइल्ड सेक्स रेशियो इन सम डेवलप्ड नॉर्थर्न स्टेट ऑफ इंडिया। ये कह रहा है कि प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण की पहुंच है, इस कारण से एक्सेस टू प्रीनेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण की पहुंच है, इसके कारण से जो है बाल लिंगानुपात प्रभावित होता है, यानी फर्स्ट तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है महिला सशक्तिकरण और साक्षरता, तो नहीं, ये तो नहीं है। पुत्र वरीयता और सामाजिक प्रवृत्ति, तो बिल्कुल पुत्र वरीयता, जो पुत्र की वरीयता है यह सामाजिक प्रवृत्ति है, इसी कारण से जो है जो बाल लिंगानुपात है यहाँ कम हुआ है। तो यानी 1 और 3 तो राइट है। 4 क्या कह रहा है? लैंगिक समान नीतियों का परिवर्तन, तो नहीं, इसके कारण भी नहीं, यानी 1 और 3 राइट हो जाएगा। तो 1 और 3 किस में है? सी में है। कॉलम मिलान करना है आप लोगों को। फर्स्ट है कि उसमें जो है अपक्षी प्रक्रिया यानी डिन्यूडेशनल प्रोसेस दिया है, जैसे कि वेदनिंग यानी अपक्षय दिया है, मास मूवमेंट दिया है यानी द्रव्यमान गति, सी में है क्षरण और परिवहन यानी इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन, और डी है अपक्षरण यानी कुल प्रक्रिया डिन्यूडेशन ओवर ऑल प्रोसेस। बी में है उनके प्रेरक बल देयर ड्यूरिंग फोर्स एंड एनर्जी। तो फर्स्ट क्या था? फर्स्ट था वेदरिंग, आपको वेदरिंग बताना है। तो वेदरिंग जो है यह जो है ग्रेविटेशनल मॉलिकुलर स्ट्रेस और केमिकल के एक्शन के कारण हो सकती है, तो करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा, यानी 1 का 2 में चला जाएगा। बी क्या कह रहा था? मास मूवमेंट, तो मास जो मूवमेंट होता है यह ग्रेविटेशनल होता है, तो बी का थर्ड हो जाएगा, बी का थर्ड हो जाएगा। और इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन, जो इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो कोई ना कोई गति क्या चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी इसमें जो हो जाएगा गतिज ऊर्जा, यानी गतिज जो एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी। और जबकि जो अपक्षरण कुल प्रोसेस है, यह जो है पृथ्वी की सतह पर क्रियाशील बाहरी फोर्स एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दी अर्थ सरफेस, यानी जो ए है, ए का हो जाएगा 2, क्योंकि और जो मास मूवमेंट है यह हो जाएगा ग्रेविटेशनल, यानी बी का थर्ड हो जाएगा। और जो सी था, सी क्या था? इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन, तो इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा सी का 1 और डी का डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा। आप लोग इसे एक बार पॉज करके जरूर देख लीजिएगा। तो वेदरिंग जो है आई थिंक सभी जानते होंगे, जो है केमिकल हुआ, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस ग्रेविटेशन का कारण हो सकता है, नहीं, ए का 2 हो जाएगा। तो ए का 2 इसमें था, इसमें तो है ही नहीं, इसमें है और इसमें है। और जो कि डी का 4 था, इसमें भी है, बी का 3 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। भीतरकनिका जो मैग्रो यह किस राज्य में स्थित है आपको बताना है, तो यह है उड़ीसा में ही, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पृथ्वी जो प्रक्षेपण उपग्रह हैं EOS यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इनका जो प्रमुख उद्देश्य है आपको बताना है कि क्या है। ये कह रहा है कि जो है पृथ्वी की पपड़ी में जो है खनिज ड्रिलिंग करना इनका उद्देश्य है। बी है मौसम, भूमि उपयोग और पर्यावरण जो परिवर्तन है इनकी निगरानी करना है। सी है भूमिगत परिवहन तंत्र का नियंत्रण यानी निर्माण करना है। भूकंपी तरंगों से जो है आंतरिक संरचना का अध्ययन करना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि मॉनिटरिंग वेदर लैंड यूज एंड इन्वायरमेंटल चेंजेज। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी। EOS का मुख्य उद्देश्य है मौसम, भूमि उपयोगी और पर्यावरणीय परिवर्तनों की निगरानी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या जो 2011 के अनुसार जो है न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य आपको बताना है कि कौन सा है। महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है। तो ओवरऑल कौन सा है न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य? तो सिक्किम है। तो सिक्किम तो दिया नहीं है, इसमें राइट आंसर पंजाब हो जाएगा। जो पंजाब है इन चारों में से सबसे कम जनसंख्या है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत की जनसंख्या वृद्धि का सही चरण की विशेषता आपको मिलान करना है। तो चरण जो 4 है 1981 से पहले यानी पोस्ट, इसमें जो है प्रवासन से जन्म दर बढ़ी है, सही बताना है। तो 1981 पोस्ट है, माफ कीजिएगा पोस्ट है, तो नहीं, प्रवासन से वृद्धि दर नहीं बढ़ी है। थर्ड में क्या है 19
1951 से 1981 के मध्य, तो मृत्यु दर में जो है गिरावट और उच्च प्रजनन दर में से जो हुआ है विस्फोट हुआ है। तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जो थर्ड चरण है, इसमें जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ड्यू टू डिक्लाइन डेथ रेट एंड हाई फर्टिलिटी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, न कि सी और डी। सी क्या कह रहा है कि 1901 से 1921 के मध्य कम मृत्यु व उच्च जन्म से विस्फोट, तो नहीं। चरण सेकंड में था 1921 से 1951 उच्च मृत्यु दर व घटती जन्म दर, ये भी नहीं था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, जो थर्ड था चरण, इसमें जो है मृत्यु दर में गिरावट तथा उच्च प्रजनन दर से विस्फोट हुआ है। नदी की क्रिया से निर्मित अपर्दन आकृति कौन सी होती है? मोराइन होती है, डेल्टा होता है, जॉर्ज होता है, लेवी होता है। तो होता है जॉर्ज, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उस बंदरगाह का नाम को बताना है जो अडानी ग्रुप के जो समूह वह निजी स्वामित्व में है। उस बंदरगाह का नाम बताना है आप लोगों को जो अडानी समूह के निजी स्वामित्व यानी प्राइवेटली बाय अडानी ग्रुप, जो अडानी ग्रुप के द्वारा संचालित किया जाता है। तो किया जाता है मुद्रा जो पोर्ट है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुद्रा पोर्ट गुजरात का। नेक्स्ट है कथन प्रवासन नकारात्मक और सकारात्मक परिस्थितियों से प्रभावित हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है। जो प्रवासन है यानी माइग्रेशन कि व्यक्ति जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कहाँ आ रहा है, यह नकारात्मक और सकारात्मक परिस्थितियों से प्रेरित हो सकता है। तो यानी कथन तो राइट हो जाएगा। पुश कारक जो है व्यक्तियों को एक क्षेत्र से दूर ले जाते हैं, जबकि जो पुल कारक हैं यह व्यक्तियों को एक क्षेत्र की ओर जो है खींचते हैं। तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो पुश फैक्टर है यह व्यक्तियों को एक क्षेत्र से दूर ले जाते हैं, जबकि जो पुल फैक्टर हैं यह व्यक्तियों को एक क्षेत्र की ओर खींचते हैं। तो ए और दो दोनों सही हैं। ए यानी जो इसका असर्शन है ये राइट है, और कारण यानी रीजन भी राइट है, और एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कि दोनों ए और आर सही हैं, और आर जो है ए के सही स्पष्टीकरण भी है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के प्रमुख जो जल निकासी तंत्रों के विकास का दिया है उनको आपको विचार करना है इन कथनों पर। फर्स्ट दिया है कि जो प्राचीन इंडो ब्रह्मनिधि एंशियंट इंडो ब्रह्म रिवर के समय जो है समय के साथ जो है 3 प्रमुख जल निकासियों तंत्रों में विभाजित होने की मान्यता है। सेकंड कह रहा है गंगा और उसकी जो हिमालय सहायक नदियां मध्य भारत जल निकासी तंत्र दर्शाती हैं। थर्ड कह रहा है पश्चिमी जल निकासी तंत्र में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां शामिल हैं। तो इसमें देख लीजिए पश्चिमी लिखा है, जबकि ब्रह्मपुत्र पूर्व की ओर बहती है। तो राइट नहीं होगा, थर्ड राइट नहीं होगा, जबकि फर्स्ट और सेकंड राइट हो जाएगा। जो फर्स्ट है प्राचीन इंडो जो ब्रह्मनिधि है ये समय के साथ 3 प्रमुख जल निकासी तंत्रों में विभाजित थी, इसकी जो मान्यता है। तो फर्स्ट तो राइट हो जाएगा। सेकंड भी जो है गंगा और उसकी जो हिमालय सहायक नदियां हैं यह मध्य भारत का जो है जल निकासी तंत्र यानी सेंट्रल ड्रेनेज सिस्टम दर्शाती है, सेकंड भी राइट हो जाएगा। जबकि पश्चिमी जल निकासी तंत्र में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां शामिल नहीं है, इसमें शामिल है सिंधु। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 और 2। जो प्रवासी किसी नए देश में प्रवेश करता है उसे अप्रवासी कहा जाता है। तो बिल्कुल ध्यान रखना है, जो प्रवासी किसी नए देश में प्रवेश करता है उसे अप्रवासी कहते हैं, और जो अपना देश छोड़ता है उसे उत्प्रवासी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर दोनों सही हो जाएगा। तो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? एक्सप्लेनेशन भी ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो माइग्रेट इंटरिंग ए न्यू कंट्री ऑन इमिग्रेंट दोज लिव ए इमिग्रेंट। ध्यान रखना जो प्रवासी किसी नए देश में प्रवेश करता है उसे जो है अप्रवासी कहते हैं, तथा जो अपना देश छोड़ता है वहाँ उत्प्रवासी कहलाता है। तो दोनों सत्य हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो बी राइट हो जाएगा आई थिंक। मंद युवा सूर्य विरोधाभास प्रारंभिक पृथ्वी की जलवायु के बारे में हमारी समझ को किस प्रकार चुनौती देता है, आपको बताना है। हाउ डज दी फेंट एंड सन पैराडॉक्स चैलेंजिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी अर्ली अर्थ क्लाइमेट। फर्स्ट कह रहा है यानी ये है, इसका जो तात्पर्य है कि यह प्रारंभिक पृथ्वी पर तरल जम नहीं था। मंद युवा सूर्य विरोधाभास प्रारंभिक पृथ्वी की जलवायु के बारे में हमारी समझ को किस प्रकार चुनौती देता है। तो ये कह रहा है कि इसकी तात्पर्य यह है कि प्रारंभिक पृथ्वी पर जल जो है तरल जल नहीं था, तो ये तो नहीं होगा। इसकी जो है यह सिद्ध होता है कि यह चंद्रमा पर कभी वायुमंडल नहीं था, ये भी नहीं करता है। यानी
ए बी तो नहीं होगा। सी क्या कह रहा है, इससे पता चलता है कि प्रारंभिक सौर ऊर्जा जो है इतनी कमजोर थी कि वैश्विक हिमीकरण को नहीं रोका जा सकता था। तो बिल्कुल यही राइट हो जाएगा। डी क्या कह रहा था, इससे पता चलता है कि अत्यधिक सौर विकिरण के कारण पृथ्वी बहुत अधिक गर्म थी। ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इससे यहाँ पता चलता है कि प्रारंभिक सौर ऊर्जा इतनी कमजोर थी कि वैश्विक हिमीकरण को रोका नहीं जा सकता था। इट स्लो दैट अर्ली स्लो सोलर एनर्जी वाज टू वीक टू प्रिवेंट ग्लोबल ग्लेशिएशन। तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, मंद युवा सूर्य विरोधाभास प्रारंभिक पृथ्वी की जलवायु के बारे में हमारी समझ को किस प्रकार चुनौती देता है। हाउ डज दी फेंट यंग सन पैराडॉक्स चैलेंज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अर्थ क्लाइमेट। तो ये देता है कि प्रारंभिक सौर ऊर्जा जो है इतनी कमजोर थी कि वैश्वीकरण हिमीकरण को रोका नहीं जा सकता था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, डायस्ट्रोफिज्म वे सभी प्रक्रियाएं शामिल हैं जो पृथ्वी की पपड़ी के कुछ हिस्सों को हिलाती हैं और जो है ऊपर उठाती हैं या बनाती हैं। जो डायस्ट्रोफिज्म है, इस जो है सभी प्रक्रियाएं इसमें शामिल होती हैं जो पृथ्वी के पपड़ी के कुछ हिस्सों को हिलाती हैं, ऊपर उठाती हैं और या बनाती हैं। स्टेटमेंट, एक्सोजेनिक प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा वायुमंडल से प्राप्त करती हैं जो सौर ऊर्जा और टेक्टोनिक ग्रेडियंट से प्रभावित होती हैं। तो बिल्कुल ए भी राइट है, यानी स्टेटमेंट एक और स्टेटमेंट जो दो है दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हीराकुंड बांध का मुख्य जल स्रोत कौन सी नदी है, आपको बताना है। महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी। तो यह महानदी ही। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बायोस्फीयर रिजर्व का सही जोड़ा दिया गया है, आपको सही मिलाना है। शेषाचलम हिल्स आंध्र प्रदेश, दिबांग मेघालय, पंचमढ़ी गुजरात, डिब्रू सखैया मणिपुर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। जो शेषाचलम हिल्स है यहाँ आंध्र प्रदेश में ही है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सिक्किम हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में EST यानी शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है, आपको बताना है। केरला में, गोवा में, पुडुचेरी में या छत्तीसगढ़ में। तो ये नहीं है पुडुचेरी में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी और लाल जो पीली मिट्टी है इनके बीच अंतर है, आपको बताना है। एल्यूवियल वर्सेस रेड या येलो सॉइल डिफरेंस। जलोढ़ जो मिट्टी है चट्टानों से जो है निर्मित होती है और लाल मिट्टी जो है नदी से। नहीं, जलोढ़ मिट्टी जो है ये भी जो है एलुवियल यानी रिवर से ही निर्मित होती है। तो ये तो नहीं होगा। जलोढ़ मिट्टी पुराने सबसे उपजाऊ, लाल मिट्टी जो है लोहे से रंग होते हैं। जलोढ़ मिट्टी जो है पुराने सबसे उपजाऊ नहीं होते हैं। तो सेकंड भी राइट नहीं होगा। जलोढ़ मिट्टी जो है रेतीली, दोमट और चिकनी होती है, यानी रेतीली, दोमट से चिकनी। तो बिल्कुल हो जाएगा। जो एलुवियल है सैंडी लोम टू क्लेई है। और जबकि जो लाल या पीली मिट्टी है यह रेतीली, दोमट, ऊपरी भूमि कम उपजाऊ होती है इसकी। यानी जो रेड येलो जो है यह जो है सैंडी लोम लेस फर्टाइल अपलैंड होती है। तो बिल्कुल थर्ड यानी इसका सी राइट हो जाएगा। जो एलुवियल सॉइल है यह जो सैंडी लोम टू क्ले होती है और रेड येलो जो है सैंडी लोम लेस फर्टाइल अपलैंड होती है। जलोढ़ जो है फास्फोरस क्षरण और लाल जो होता है पोटास। ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। कॉलम को मिलान करना है। तो कॉलम ए में दिया है बंदरगाह यानी पोर्ट। फर्स्ट दिया है चारबहार IMEC इंडियन म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर सितवे बंदरगाह यानी सितवे पोर्ट। कॉलम बी में उनको आपको बताना है, विशेषता दिया है। तो जो चारबाग बंदरगाह है यह जो है पाकिस्तान को बाईपास करके जो है भारत को मध्य एशिया तक पहुँच यानी प्रदान करता है। तो करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। जो IMEC है यह इंडो म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर से रिलेटेड है। तो जो मिजोरम म्यांमार लिंक के माध्यम से भारत से दक्षिण पूर्व एशिया तक नई परिवहन की सुविधा करता है, यानी बी का 2 हो जाएगा। सी जो है सितवे बंदरगाह यह भारत को यूरोप से जोड़ता है जो मध्य पूर्व भाग से है। तो बी का 1 हो जाएगा, सॉरी सी का 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2। बी का 2 किस में है, सॉरी ए का 3 था, माफ कीजिएगा, ए का 3 है। तो ये ऑप्शन नंबर
ए राइट हो जाएगा। ए का 3, बी का क्या था, IMC, सॉरी ए नहीं होगा, बी का 2 होगा। बी का 2 किस में है, बी, ए का 3, बी का 2, सी का 1, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है आप लोगों को, ए का 3, बी का 2, सी का 1 है। महाद्वीप है। महाद्वीप समुद्र का असमान वितरण का कारण आपको बताना है क्या है। समुद्री तल जो है विस्तार व प्लेट विवर्तनिकी है इसका कारण, या बी है अंडाकार कक्षा इलिप्टिकल ऑर्बिट, या चुंबकीय विसंगतियां या सौर विकिरण की भिन्नता। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड प्लेट टेक्टोनिक, जो महाद्वीपीय समुद्र का असमान जो वितरण है यह है समुद्री तल विस्तार और प्लेट विवर्तनिकी का। नेक्स्ट है आधुनिक जो भारतीय भाषाओं में सबसे बड़ा परिवार कौन सा है आपको बताना है। सीनो जो तिब्बतियन है, द्रविड़ है, अस्ट्रिक है, या इंडो यूरोपियन जो आर्यन है। तो यह है इंडो यूरोपिक। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है काष्ठ स्थली किससे जुड़ी हुई है। चूना पत्थर में जो है भूजल है उसकी क्रिया से, या नदी विसर्पण से यानी जो रिवर मेंडरिंग है, या हिम नदी निक्षेपण ग्लेशियर डिपोजिशन से, रेगिस्तान पवन अपरदन विंड इरोजन इन डिजर्ट से। तो काष्ठ स्थलाकृत जो जुड़ी हुई है यह ग्राउंड वाटर इन लाइमस्टोन से रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिलान करना है वन्यजीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड जो लाइफ सेंचुरी है यह दिया गया है और वह कहाँ है, जिससे कि गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सोनराई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कैमूर है, और इंतानुगारम है। तो ध्यान रखना है, तो जो कैमूर है यह तो बिहार में है, तो 3 का डी हो जाएगा। और इंतानुगुरम जो है यह है तेलंगाना में, यानी 3 का डी हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, यानी आर, यहाँ पे 4 होगा, माफ कीजिएगा, 4 जो होगा 4 का हो जाएगा सी, और जो मध्य प्रदेश में है इसमें हो जाएगा गांधी सागर, यानी ए का मध्य प्रदेश हो जाएगा, गांधी सागर मध्य प्रदेश, और जो सोनराई रूपाई है यहाँ असम हो जाएगा। आप लोगों को ध्यान रखना है, तो ए का बी हो जाएगा, फर्स्ट का बी, तो फर्स्ट का बी केवल एक में है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत में कौन सी उच्च ऊंचाई वाली जो है वेधशाला लद्दाख में अंतरिक्ष अवलोकन के लिए प्रयोग की जाने वाली ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप की मेजबानी के लिए जानी जाती है। उदयपुर जो सौर वेधशाला है, या हानले भारतीय खगोलीय वेधशाला, नैनीताल आर्यभट्ट वेधशाला, या माउंट आबू इंफ्रारेड वेधशाला। तो यह है हैनले भारतीय खगोलीय वेधशाला, हैनले इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जो है कृषि, जलवायु और मृदा परिस्थितियों गेहूं की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। विच एग्रोक्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशंस आर मोस्ट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ व्हीट। ये कह रहा है कि शुष्क फसल, तापमान जो है 40 डिग्री से अधिक, रेतीली दोमट मिट्टी। नहीं, गेहूं के लिए तापमान जो होता है मैक्सिमम 10 से 15 डिग्री रिलेटेड होता है, 15 से 20 डिग्री, तो ये तो नहीं होगा। उपोष्ण कटिबंधीय फसल, उच्च आर्द्रता लेटेराइट, ये भी नहीं होगा। शीतोष्ण होनी चाहिए, तो बिल्कुल जो टेम्परेचर है शीतोष्ण फसल होनी चाहिए जो गेहूं के लिए। तो शीतोष्ण फसल सर्दियों का तापमान है 10 से 15 डिग्री, और गर्मियों का जो तापमान है यह 21 से 26 डिग्री, और जो है चिकनी दोमट मिट्टी इसके लिए उपयोगी होती है। तो जो टेम्परेचर क्रॉप विंटर टेम्परेचर जो है 10 से 15 डिग्री, समर जो टेम्परेचर है 21 से 26 डिग्री, और जो क्ले है यह लोम सॉइल होनी चाहिए। उष्णकटिबंधीय फसल जो है 30 से 35 डिग्री तापमान और रेतीली होनी चाहिए मिट्टी, तो नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सौरमंडल में सबसे लंबा दिन किस ग्रह का होता है आपको बताना है। शुक्र, मार्स, जुपिटर या अर्थ। शुक्र, मंगल, बृहस्पति या पृथ्वी का। तो सौरमंडल में सबसे लंबा जो दिन होता है यह होता है शुक्र ग्रह, जो वीनस है इसी का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क निर्यातक जो बंदरगाह है यह कौन सा है आपको बताना है। विच इज द लार्जेस्ट आयरन एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ इंडिया। पारादीप, चेन्नई, विशाखापट्टनम या मार्मुगांव। तो यह मार्मुगांव ही। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कर्नाटक में जो जोग फॉल्स यानी जो जोग जलप्रपात है किस नदी से बनता है। गोदावरी से बनता है, कावेरी से बनता है, शरावती से बनता है, या कृष्णा बनता है। तो ये बनता है
श्रावस्ती से ही, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो गाइज कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को क्वेश्चन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट।